हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 पूर्ण रूप से बच्चों कंप्लीट करा चुके थे। आशा करते हैं कि वो चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज जो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं बच्चों, वो एक्सरसाइज यानी चैप्टर 10 के बारे में बात करेंगे, सदिश बीजगणित। ठीक है बच्चों, वेक्टर अलजेब्रा के बारे में हम बात करने वाले हैं। बेसिकली बच्चों, जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, इस एक्सरसाइज के अंदर जो पढ़ेंगे वो ज़्यादातर वो पढ़ेंगे बच्चों हम सदिश और अदिश के बारे में। ठीक है, वेक्टर और स्केलर के बारे में। सदिश अदिश से वैसे आप फिजिक्स में पहले से ही परिचित होंगे। सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है, लगभग वही कॉन्सेप्ट यहाँ एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर और थोड़ा सा वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर क्या होता है, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है और किस तरीके से उसको शो करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें बच्चों, दो चीज़ें होती हैं, सदिश और स्केलर, यानी वेक्टर और एक होता है बच्चों स्केलर, यानी सदिश, ठीक है, और अदिश। ठीक है, अब बच्चों सदिश क्या होता है? सदिश आपने पढ़ा होगा, सदिश वे होते हैं जिनके अंदर दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। सदिश राशियां आपने फिजिक्स में पढ़ी होंगी ना, वे राशियां जिनमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है, सदिश कहलाते हैं। और अदिश जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश कहलाते हैं। ठीक है, ये चीज़ थी। तो इसमें बच्चों क्या होता है, सदिश जिसमें दिशा तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। दिशा मतलब बच्चों डायरेक्शन, और परिमाण बोलते हैं बच्चों मैग्नीट्यूड को। क्या? मैग्नीट्यूड। तो दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। वेक्टर कहलाते हैं, वेक्टर। ठीक है, स्केलर वो वेक्टर कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, और बात करें अदिश की, तो अदिश जिसमें, अदिश कौन से होते हैं? जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, जिसमें केवल परिमाण मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। दिशा की नहीं अदिश कहलाते हैं, स्केलर कहलाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें ओनली डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों की आवश्यकता होगी, और इसमें ओनली मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की नहीं। तो वो आपके स्केलर कहलाएंगे। ठीक है, तो वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं, ये बात आप समझ गए। वेक्टर जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वेक्टर यानी सदिश कहलाते हैं। और अदिश स्केलर जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, केवल और केवल परिमाण मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, अदिश कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, सदिश को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई ये सदिश है बच्चों, ये मान लीजिए ये सदिश है ए और बी। ठीक है, तो इसकी ये जो लंबाई है, ये इसका प्रारंभिक बिंदु क्या हो गया बच्चों? प्रारंभिक जो बिंदु है वो है ए, और जो अंतिम बिंदु है वो है बच्चों बी। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे सदिश को? ये इसका प्रारंभिक बिंदु और ये इसका अंतिम बिंदु, तो इसकी जो लंबाई होगी टोटल ए बी पर वेक्टर लगा देते हैं बच्चों, इसे क्या बोलते हैं? वेक्टर। तो इसको बोलेंगे हम सदिश। ठीक है,
ए बी सदिश, ये वेक्टर लगा के सदिश पर हम क्या लगा देते हैं, ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। वेक्टर ये दिखाता है कि ये एक सदिश है, ठीक है। वेक्टर अगर किसी पर लगाए तो इट मीन्स वह एक सदिश राशि है, ओके। तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, अगर मान लीजिए कोई लंबाई है इसकी, कोई लाइन है ये, इस लंबाई का जो इसकी जो लाइन का जो प्रारंभिक बिंदु है वो ए है और जो अंतिम बिंदु है वो बी है, तो इसको हम ए बी वेक्टर से लिखेंगे और इसी को हम बोलेंगे बच्चों सदिश, ठीक है। तो क्लियर क्या होता है सदिश और किससे लिखेंगे सदिश को, ए से। और भी हो सकता है, अब मान लीजिए ए बी है, अगर पी क्यू होता तो पी क्यू वेक्टर लिखते, आर जे होता तो आर जे वेक्टर लिखते, एम होता तो एम वेक्टर लिखते, जो भी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सदिश को रिप्रेजेंट करेंगे। अब बच्चों एक नया पॉइंट आता है, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। अब ये स्थिति सदिश क्या होता है बच्चों, देखिए स्थिति सदिश क्या होता है, आपने देखा होगा जब बच्चों आप 3 डायमेंशनल पढ़ते हैं, 3D जब आप पढ़ते हैं, त्रिविमीय ज्यामिति जब आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हम 3 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक्सिस पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई P पॉइंट है x, y, z, और इनको 3D में हम इस तरीके से शो करते हैं बच्चों। ये चीज़ें 3 एक्सिस होती हैं यहाँ पर, ये मान लीजिए आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है और ये आपकी z एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों कोई P पॉइंट है x, y, z। तो बच्चों 3D में किन्हीं पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी पॉइंट को दर्शाने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है। रेफरेंस पॉइंट कह सकते हैं बच्चों, मतलब एक सापेक्ष बिंदु, मतलब जिससे हम एक हर पॉइंट की सापेक्ष दूरी बता सकें, एक ऐसा स्थिर पॉइंट जिसके सापेक्ष हम हर पॉइंट की डिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकें, उसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो 3D में जो बच्चों रेफरेंस पॉइंट होता है वो होता है ओरिजिन, मूल बिंदु, यानी 0, 0, 0 सपोज, ठीक है। तो इस 3D में जो रेफरेंस पॉइंट होता है, जो सापेक्ष बिंदु होता है, इसे बोलते हैं बच्चों सापेक्ष बिंदु, सापेक्ष बिंदु। और इस सापेक्ष बिंदु से को इसके द्वारा दर्शाएंगे इस बिंदु P को, तो O, ये मान लीजिए आपका O है, ठीक है, और ये बिंदु P है, तो O को जब आप P से मिलाएंगे, O को जब आप P से मिलाएंगे तो ये एक वेक्टर बनेगा बच्चों, एक सदिश बनेगा, ये, ठीक है। ये इसको नाम दे देंगे वेक्टर OP, वेक्टर OP, ठीक है। तो हमने इस सापेक्ष बिंदु O से एक बिंदु P x, y, z को मिलाया, ठीक है। तो ये जो वेक्टर बना OP, इस OP वेक्टर को ही हम बच्चों बोलते हैं स्थिति सदिश। क्या बोलते हैं इसको, स्थिति सदिश, ठीक है। स्थिति सदिश को कभी कभी हम वेक्टर को R से भी बच्चों रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, R से भी आप कर सकते हैं। तो इसको हम बच्चों बोलेंगे स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। ये स्थिति सदिश किसका है बच्चों, ये स्थिति सदिश है P का। किसके सापेक्ष खींचा गया है, O के सापेक्ष खींचा गया है। क्या है ये, OP वेक्टर। ये जो OP वेक्टर है ये एक स्थिति सदिश है किसका, कि सर P का। किसके सापेक्ष खींचा गया है, कि O के सापेक्ष खींचा गया है, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या होता है स्थिति सदिश। स्थिति सदिश जो होता है वो किसी न किसी सापेक्ष बिंदु के सापेक्ष खींचा जाता है, ठीक है। और 3D में जब किसी पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होती है, जिसको कि हम सापेक्ष बिंदु कहते हैं। और 3D में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सापेक्ष बिंदु की आवश्यकता होती है वो सापेक्ष बिंदु मूल बिंदु होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे कि ये एक मूल बिंदु है 0, 0, 0 और ये कोई पॉइंट है P। इस 3D में हमको इसको रिप्रेजेंट करना है, तो ये आपकी x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ये z एक्सिस हो गई। तो ये जब O को P से मिलाएंगे तो ये जो OP वेक्टर बनेगा ये एक
स्थिति सदिश होगा किसका, बिंदु P का, किसके सापेक्ष है, O के सापेक्ष है। ठीक है, इस तरीके से। अब बच्चों यहां पर कभी कभी क्या होता है, ये जो स्थिति सदिश होता है ये बच्चों एंगल बनाएगा, ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ कोण बनाएगा। सपोज ये यहां पर ये 3 पॉइंट तो हो गए आपके 0,0। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस के साथ जो कोण बना रहा है ये जो है मान लीजिए अल्फा, वाई एक्सिस के साथ मान लीजिए इसने बनाया बीटा कोण, और जेड एक्सिस के साथ बनाया बच्चों गामा कोण, इस तरीके से। तो एक्सिस के साथ में क्या होगा, ये जो आपका स्थिति सदिश है ये एंगल बनाएगा अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पर बच्चों कुछ अनुपात निकल के आते हैं। क्या निकल के आते हैं, अनुपात, जिनको हम बच्चों द्विक अनुपात के नाम से जानते हैं। द्विक अनुपात, जो कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होते हैं बच्चों। ठीक है, ये द्विक अनुपात कुछ और नहीं, जो भी स्थिति सदिश ने इन एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में एंगल बनाया है उस एंगल की कॉस वैल्यू ही द्विक अनुपात होती है। यानी जो भी कॉस वैल्यू हो, जो भी आपको एंगल बना हो 30 डिग्री 45 डिग्री समथिंग, उसकी बस कॉस वैल्यू ले लो, वही क्या होगा, द्विक अनुपात। ठीक है बच्चों। अब इनके बीच में एक बच्चों रिलेशन होता है, इन द्विक अनुपातों के बीच में एक रिलेशन होता है। मान लीजिए जो अल्फा एंगल है ये एक्स के साथ बनाया है, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू होता है बच्चों ये होता है एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर। कॉस बीटा बराबर होता है वाई अपॉन आर, कॉस गामा बराबर होता है जेड अपॉन आर। ये जो आर है, ये आर क्या है बच्चों, ये आर इस ओपी वेक्टर की मॉड वैल्यू है, यानी ओपी वेक्टर का एक तरीके से कह सकते हैं परिमाण है। ठीक है, जैसे वेक्टर ओपी वेक्टर है इस तरीके से, तो इसका जब परिमाण निकालेंगे तो मॉड ओपी वेक्टर आएगा, और इसको हम ओपी से भी लिख सकते हैं या आर से भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये स्थिति सदिश की जो है परिमाण होता है, मॉड वैल्यू होती है, मॉडुलस वैल्यू होती है जो है आर। ठीक है, तो ये इनके बीच में रिलेशन होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप और तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कोई वेक्टर है आपके पास पी क्यू, तो इसका जब परिमाण निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे उसको, मॉड वेक्टर पी क्यू। ठीक है, और इसको हम इसकी वैल्यू को पी क्यू से भी लिख देते हैं, यानी मॉड हटा देते हैं तो वो इसके परिमाण को दर्शाता है। परिमाण मतलब लंबाई, परिमाण क्या होता है बच्चों, लंबाई। यानी अगर ये वेक्टर हटा देंगे हम तो ये जो पी क्यू आएगा, ये पी क्यू इसकी लंबाई को डिनोट करेगा, ये इसकी लंबाई को डिनोट करेगा। लंबाई मतलब परिमाण। ठीक है, परिमाण मतलब लंबाई। ठीक है, तो ये चीज थी बच्चों, कुछ बेसिक चीजें थी इस एक्सरसाइज को समझने के लिए। और साथ में बच्चों अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में। ये चीज तो छोटी मोटी चीजें क्लियर हो गई। अब टाइप ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, यानी वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर्स के टाइप को पढ़ लेंगे, उसके बाद सीधी आपकी हम एक्सरसाइज पर आ जाएंगे फिर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखिए बात करें हम टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में, सदिशों के प्रकार। टाइप ऑफ वेक्टर,
तो सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप ऑफ वेक्टर में तो आता है बच्चों शून्य सदिश, जीरो वेक्टर, शून्य सदिश। तो शून्य सदिश क्या होता है बच्चों? तो बच्चों ऐसा सदिश जिसकी कोई लंबाई ही ना हो, ऐसा सदिश जिसकी कोई लंबाई ना हो, जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो, इस प्रकार के सदिश को हम बच्चों शून्य सदिश के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई ए है और ये बी है, इसका अंतिम बिंदु, तो इसकी कुछ ना कुछ तो लंबाई होगी। लेकिन शून्य सदिश में बच्चों ना तो लंबाई होती है, इसकी लंबाई होती ही नहीं है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट, तो इसका जो प्रारंभिक बिंदु है वो भी ए होगा, सपोज अंतिम बिंदु है वो भी वो ए होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के सदिश को क्या बोलेंगे हम? शून्य सदिश। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए उसका प्रारंभिक बिंदु ही होगा और ए ही उसका अंतिम बिंदु होगा। तो वेक्टर ए, वेक्टर ए एक शून्य सदिश है, क्योंकि ए ही उसका एंड पॉइंट है और ए ही उसका प्रारंभिक बिंदु है। यानी इनिशियल और फाइनल दोनों ही पॉइंट्स एक ही हैं, तो उसकी कोई लंबाई होगी ही नहीं, फिर तो जाहिर सी बात है एक पॉइंट होगा अपने आप में। तो ये इसको हम बोलेंगे बच्चों शून्य सदिश, ठीक है। दूसरा बच्चों आता है आपका समान सदिश। समान सदिश, इक्वल वेक्टर। समान सदिश में क्या होता है? ऐसे सदिश जिनका बच्चों परिमाण सेम होता है, वे सदिश जिनका परिमाण समान होता है और आपस में समांतर भी हो सकते हैं, ठीक है। वे सदिश जिनका परिमाण समान होता है। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये मान लीजिए ए है प्रारंभिक बिंदु और ये बी इसका अंतिम बिंदु है, तो ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो परिमाण है इसका वो वेक्टर ए बी है, ठीक है। और एक और है यहाँ से यहाँ तक पी है और ये क्यू है, तो इसका जो परिमाण है बच्चों, इसका जो परिमाण है वो पी क्यू है। तो अगर इनका परिमाण बराबर है, यानी वेक्टर ए बी का जो परिमाण बराबर है हुआ वेक्टर पी क्यू के, तो ये दोनों सदिश कैसे कहलाएंगे बच्चों? आपस में समान सदिश कहलाएंगे, ठीक है। ये आपस में बच्चों समांतर भी हो सकते हैं, ठीक है, समांतर भी हो सकते हैं। वेक्टर ए बी और वेक्टर पी क्यू इक्वल भी हो सकते हैं और इनकी जो परिमाण होता है, जो इसकी लंबाई होती है, जो लेंथ होती है वो समान होती है, ठीक है, इक्वल के लिए। ये बात ध्यान रखिएगा। और इनकी डायरेक्शन समान होती है, दिशा समान होती है। ऐसा ना हो कि दिशा अलग अलग हो, क्योंकि अगर दिशा समान, मान लीजिए ये वेक्टर इसकी दिशा इधर है और इसकी कर दी हमने इधर, तो ये बेशक लंबाई में परिमाण में तो ये बराबर है, बट इनकी दिशा अलग अलग हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा बच्चों? इनका चिन्ह बदल जाएगा। मैंने आपको थोड़ा सा रह गया पीछे, जैसे जब मैं आपको वेक्टर समझा रहा था तो ये ए था और ये बी था, तो इसको हमने वेक्टर ए बी कहा था, ठीक है। तो ये इसका प्रारंभिक बिंदु था, ये इसका अंतिम बिंदु था। लेकिन अगर हम इसकी दिशा बदल दें, इसकी दिशा बदल दें, तो दिशा बदलने पर बच्चों क्या हो जाता है? जो प्रारंभिक बिंदु होता है वो अंतिम बिंदु बन जाता है और जो अंतिम बिंदु होता है वो प्रारंभिक बिंदु बन जाता है। इट मीन्स कि वी कैन से कि वेक्टर बी ए होने से इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यानी ये पहले प्रारंभिक बिंदु था, ये अंतिम बिंदु था। अब क्या हुआ? जो अंतिम बिंदु था वो प्रारंभिक हो गया, जो प्रारंभिक था वो अंतिम बिंदु हो गया। तो ऐसा होने से क्या हुआ? इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, दिशा बदल गई, विपरीत हो गई। तो दिशा बदलने से ऋणात्मक का चिन्ह आ जाता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ कि इक्वल वेक्टर हम सिर्फ उन्हीं को कहेंगे जो उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, डायरेक्शन दिशा समान हो, लंबाई परिमाण समान हो, परिमाण समान हो, ठीक है, और पैरेलल हो चलेंगे। अब ये भी नहीं, पैरेलल तो देखिए एक छोटा वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका परिमाण कम है, एक ज़्यादा है, बट वो पैरेलल है तो उन्हें समान नहीं कहेंगे, ठीक है। इक्वल होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो हम उन्हें बोलेंगे, उनका परिमाण समान होना चाहिए और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो हम कहेंगे उन्हें बच्चों समान सदिश, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें और सदिशों के बारे में, तो इसके बाद आते हैं बच्चों संरेख सदिश। तीसरा आएगा आपका
संरेख सदिश, कॉलिनियर वेक्टर। इसमें क्या होता है बच्चों संरेख सदिश में? संरेख सदिश में क्या होगा बच्चों, ऐसे सदिश जो ऐसे दो या दो से अधिक सदिश भी हो सकते हैं जो आपस में बच्चों कैसे हो, समांतर हो। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए और ये बी है और एक और है ये वेक्टर पी और क्यू, ठीक है। तो ये आपस में कैसे हैं बच्चों, पैरेलल दिख रहे हैं आपको, कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल। तो हम इनको बोलेंगे संरेख सदिश, जो एक ही रेखा के समांतर हों, ठीक है, एक ही रेखा के पैरेलल हों। यानी वेक्टर ए वी समांतर वेक्टर पी क्यू। संरेख होने के लिए जरूरी नहीं है कि इनका परिमाण समान हो, परिमाण छोटा अलग अलग हो सकता है, दिशाएं डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, बट डिपेंड ये करता है कि ये पैरेलल हो। भाई जरूरी नहीं है, अगर एक वेक्टर आपका ये जा रहा है ए बी, इसका डायरेक्शन इधर है, और एक इसी के पैरेलल एक और वेक्टर है, हाँ सपोज पी क्यू, बट इसकी डायरेक्शन अलग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्शन डिफरेंट होंगी चलेगा, बट पैरेलल तो है ना, तो पैरेलल होनी चाहिए। मेन ये है कॉलिनियर वेक्टर के लिए, संरेख सदिश के लिए, कि उनका जो दोनों पैरेलल होने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो संरेख सदिश हो गया। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपका आता है सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश चौथा आता है सह आदिम सदिश। ये कौन सी सदिश होता है सह आदिम सदिश? तो बच्चों ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु तो एक ही हो बट अंतिम बिंदु अलग अलग हो, तो उन्हें हम सह आदिम सदिश बोलेंगे। जैसे सपोज ये एक पॉइंट है ए और यहीं से एक वेक्टर जा रहा है ये ए बी, ठीक है, इस तरीके से, और यहीं से एक वेक्टर जा रहा है ए सी। तो इनका क्या है, जो प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है वो तो एक ही है ए, बट जो अंतिम बिंदु है इसका अलग अंतिम बिंदु है और इसका अलग अंतिम बिंदु है। तो ऐसे सदिश सह आदिम सदिश कहलाते हैं जिनका प्रारंभिक बिंदु तो एक ही होता है, इनिशियल पॉइंट तो एक ही होता है, बट फाइनल पॉइंट्स अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार के सदिशों को हम बोलते हैं बच्चों सह आदिम सदिश, ठीक है। यानी प्रारंभिक बिंदु तो एक ही होगा, बट फाइनल पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स, अंतिम बिंदु अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये होगा बच्चों आपका सह आदिम सदिश। इसके बाद आएगा बच्चों आपका नेक्स्ट ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं? ये बच्चों नेगेटिव जो वेक्टर होते हैं ये आपस में लंबाई में तो इनका परिमाण तो समान होता है, बट इनकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होती है। जैसे ये आपका एक वेक्टर हो गया ए बी, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन है इधर, और एक वेक्टर हो गया पी क्यू, इसकी डायरेक्शन हो गई जस्ट अपोजिट इसके। इस तरीके से। तो बेशक ये परिमाण में बराबर है कि वेक्टर ए वी और वेक्टर पी क्यू परिमाण में बेशक बराबर है, बट इनकी जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट है। परिमाण बराबर है बट जो ऋणात्मक की वजह से इनकी डायरेक्शन की वजह से इनका चिन्ह क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो इस प्रकार के वेक्टर्स को बोलेंगे हम ऋणात्मक सदिश। यानी ए बी का ऋणात्मक सदिश कौन है, पी क्यू, तो इसे हम बोलते हैं बच्चों ऋणात्मक सदिश, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये तो थे बच्चों आपके टाइप ऑफ वेक्टर्स जिनको आप आराम से समझ गए होंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि समान सदिश है। समान सदिश के लिए मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, ऐसे सदिश जिनका परिमाण समान हो, ठीक है, परिमाण समान होना चाहिए, यानी ए बी का परिमाण बराबर पी क्यू का परिमाण, ठीक है। यानी वेक्टर ए बी का जो परिमाण है वो बराबर आना चाहिए पी क्यू के परिमाण के, यानी ए बी बराबर आना चाहिए पी क्यू के, ठीक है। तो हम बोलेंगे वह इक्वल वेक्टर है। दूसरा संरेख सदिश के लिए मैंने क्या बताया, वो दोनों आपस में पैरेलल होने चाहिए। ऐसे सदिश जो किसी रेखा के समांतर हो, छोटे बड़े हो सकते हैं, डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है, नो प्रॉब्लम, बट पैरेलल होनी चाहिए समान संरेख सदिश के लिए।
तीसरा बच्चों फिर हमने आपको बताया था अभी समान सदिश हो गया, शून्य सदिश रह गया था। शून्य सदिश जिनका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही हो, समान सदिश जिनके प्रमाण समान हो, संरेख सदिश जो आपस में पैरेलल हो, ठीक है। चौथा सह आदिम सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु तो एक ही हो बट अंतिम बिंदु अलग अलग हो। ऋणात्मक सदिश जो परिमाण में तो बराबर हों लेकिन ऋणात्मक चिन्ह की वजह से उनकी दिशा विपरीत हों, ऐसे सदिश जिनकी दिशा विपरीत हों, अपोजिट हों, ऋणात्मक सदिश कहलाएंगे, ठीक है। ये आपके टाइप ऑफ वेक्टर थे जो कि आप अच्छे से प्रिपेयर आपको हो गए होंगे टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में, ठीक है। अब इतना पढ़ने के बाद हम एक्सरसाइज पर बच्चों आ सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए तो बात करें बच्चों अगर हम एक्सरसाइज के बारे में तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में नहीं बनते हैं ज़्यादा यहाँ से, बट आने वाली एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए इन सब की हमें आवश्यकता पड़ती है बच्चों, ठीक है। तो कुल मिला के इसलिए हमें ये इन सब का ज्ञान होना चाहिए। एक्सरसाइज पे आए तो बच्चों एक्सरसाइज है आपकी 10.1 का पहला क्वेश्चन। इसमें बच्चों ये कहा है कि उत्तर से 30 डिग्री पूरब में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखी निरूपण, यानी ये कह रहे हैं कि आप एक आलेख पर बनाकर इसको निरूपित करो। उत्तर से 30 डिग्री पूरब में 40 किलोमीटर। देखिए कैसे डायरेक्शन, आप डायरेक्शन तो आप जानते ही होंगे बच्चों, ये डायरेक्शंस होती हैं हमारी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। तो इसमें बच्चों ये कह रहे हैं और ये हमारा सेंटर हो गया यानी मूल बिंदु। तो इसमें कहा है उत्तर से 30 डिग्री पूरब में, उत्तर कहाँ है हमारा, ये रहा, उत्तर से 30 डिग्री पूरब की ओर, ओके। तो उत्तर से 30 डिग्री यानी यहाँ से हमें 30 डिग्री का कोण बनाना है, तो कुछ इस तरीके से आप बनाएंगे, उत्तर से 30 डिग्री कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उत्तर से 30 डिग्री, ठीक है। उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, अच्छा डायरेक्शन भी दी है बच्चों, और 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर और इसका डायरेक्शन भी दे रखा है पूर्व की ओर, कुछ इस तरीके से है ये, ठीक है। तो इसको हमें आलेखी निरूपित करना था। सपोज ये O है और ये आपका मान लीजिए P है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको आलेखीय निरूपित करेंगे, आलेख पर निरूपित करेंगे, शो करेंगे ऑन फिगर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका उत्तर हो गया, उत्तर से 30 डिग्री पर 40 किलोमीटर पूर्व की ओर। तो 30 डिग्री पर जाना तो कुछ इस तरीके से जाना पड़ेगा, 40 किलोमीटर आप शो कर दीजिए, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इतना होगा 40 डिग्री, ओके, 40 किलोमीटर, और एंगल 30 डिग्री। तो इसमें बच्चों डायरेक्शन भी दी है हमें कि उत्तर से पूर्व की ओर, और मैग्नीट्यूड भी दिया है इसका 40 किलोमीटर, ठीक है। तो ये एक सदिश को हमने दर्शा दिया फिगर पर, ओके। चलिए इसी तरीके से बच्चों दूसरा आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। यानी यहाँ पर हमें बताना है कि सदिश या अदिश कौन कौन से सदिश हैं, कौन कौन से अदिश हैं। तो सदिश और अदिश के लिए मैंने आपको क्या बताया था, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड है अगर किसी के अंदर दोनों के दोनों, तो वो एक स्केलर, वो एक वेक्टर है, एंड ओनली ही इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, तो वी कैन से इट इज स्केलर, ठीक है। तो बात करें सबसे पहले 10 किलोवाट, 10 किलोग्राम, पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दिया है इसमें कहा है 10 किलोग्राम। तो 10 किलोग्राम, किलोग्राम क्या है बच्चों, एक भार है, ठीक है। ये क्या है, एक भार है बच्चों। तो अब आपका भार है, तो भार में तो कोई आपकी 10 किलोग्राम, तो वेट में तो कोई डायरेक्शन तो आपकी है ही नहीं, ठीक है। तो फिर इसलिए
इसमें परिमाण तो है, परिमाण कितना है 10 किलोग्राम, बट दिशा इसमें नहीं है। तो दिशा नहीं है इसीलिए ये आपका वेक्टर ना होके स्केलर होगा, अदिश होगा। क्या होगा ये? अदिश होगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि सदिश होने के लिए परिमाण और दिशा दोनों का होना आवश्यक है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का ही होना आवश्यक है। बट यहाँ पर ओनली मैग्नीट्यूड है 10 किलोग्राम, बट नॉट इट हैज नॉट डायरेक्शन। ठीक है, दूसरा बच्चों पॉइंट की अगर हम बात करें, 2 मीटर उत्तर पश्चिम, 2 मीटर उत्तर पश्चिम। तो इसमें क्या है बच्चों, 2 मीटर क्या है, 2 मीटर तो हो गया मैग्नीट्यूड, ये तो हो गया आपका परिमाण, और ये क्या हो गया, ये होगी डायरेक्शन। तो इसमें परिमाण और डायरेक्शन दोनों ही है, तो परिमाण भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये आपका होगा सदिश। ठीक है, सदिश है ये, क्योंकि इसके अंदर परिमाण भी है और दिशा भी है, दोनों है। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करें बच्चों, तीसरा है 40 डिग्री। तो 40 डिग्री इज ए एंगल, और एंगल में बच्चों यहाँ पर एंगल में ये एंगल जो 40 डिग्री है ये ओनली मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, डायरेक्शन इसके अंदर बच्चों नहीं है। तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, तो वो स्केलर होता है, यूनिट अदिश होता है। तो इसके अंदर दिशा का तो कोई ज्ञान हो ही नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अदिश होगा। ठीक है, फोर्थ की अगर हम बच्चों बात करें, ये है बच्चों वॉट, 40 वॉट। तो वॉट क्या है बच्चों, वॉट तो किसी शक्ति को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। ठीक है, वॉट मतलब कह सकते हैं कि किसी मशीन की शक्ति यानी ऊर्जा को एक तरीके से हम कह सकते हैं को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें कोई डायरेक्शन तो बच्चों होती नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड है, तो इसलिए ये भी क्या होगा बच्चों, अदिश होगा। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों फिफ्थ, तो ये दे रखा है 10⁻⁻⁹ कूलाम। तो कूलाम मतलब बच्चों एक तरीके से कूलाम को क्या बोलते हैं, कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा आवेश का। ठीक है, तो आवेश भी क्या है बच्चों, यहाँ पर ये एक अदिश राशि को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, ओनली परिमाण होता है। ठीक है, तो ये अदिश होगा। उसके बाद बच्चों आपका आता है 6 में दे रखा है आपका 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, भाई इसमें परिमाण तो है, मैग्नीट्यूड तो है 20, बट ये सेंटीमीटर पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है बच्चों, तो ये होता है बच्चों मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इट इज यूनिट ऑफ वेलोसिटी, ये वेग का मात्रक होता है बच्चों। वेग में क्या होता है, दूरी परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे, वेगी तो कहते हैं दूरी परिवर्तन की दर को, तो उसमें डायरेक्शन होती है बच्चों। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक आपका वेक्टर होगा, सदिश होगा, सदिश। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये आपके दूसरे पार्ट के 6 क्वेश्चंस थे जो कि कंप्लीट हुए। इसके बाद आता है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, थ्री में देखिए बच्चों क्या दिया है हमें, 3 में हमें दे रखा है कि निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए, यानी वही बताना है बच्चों। ठीक है, तो नंबर 1 समय कालांश। तो टाइम क्या है, टाइम में बच्चों की डायरेक्शन तो होती नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, अदिश होगा, समय कालांश। दूरी तो बच्चों आप किसी भी दिशा में चल सकते हैं, दूरी में कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, दूरी अदिश होती है मतलब कुल मिला के। ठीक है, बल बच्चों सदिश होता है, क्योंकि बल
जो लगता है वो किसी न किसी डायरेक्शन में लगता है, तो बल इनटू बल की दिशा में बल जो लगाएंगे हम वो किसी न किसी डायरेक्शन में लगाते हैं, तो डायरेक्शन उसमें होती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक सदिश होगा। बल एक सदिश राशि है बच्चों। वेग भी सदिश है बच्चों, मैंने भी बताया था। वेग क्या है, ये भी एक सदिश होगा। कार्य अदिश है बच्चों। ये सब फिजिक्स में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बताया है, क्या पूछा है, उसके बारे में बच्चों हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा है बच्चों, देखिए कि आकृति 10.6 एक वर्ग है। ओके, मैं निम्नलिखित सदिशों को पहचानना है बच्चों। यानी इस तरीके से हमें एक स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, एंड ये दे रखा है यहाँ पर वेक्टर ए, सदिश ए, ये वेक्टर वी है, इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है। ये वेक्टर सी है, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट की ओर है। और ये वेक्टर डी है, इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें एक तो सह आदिम पहचानना है बच्चों हमें। क्या क्या पहचानना है इसके अंदर, नंबर 1 सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश कौन से होते थे, मैंने आपको बताया था, ऐसे सदिश जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही हो बट एंड पॉइंट्स अलग अलग हों। यानी जहाँ से वो निकल रहे हैं वेक्टर्स, वो एक ही बिंदु से निकल रहे हों बट अंतिम बिंदु अलग अलग हों। तो अब यहाँ पर देखिए, ऐसे वेक्टर बताइए जो एक ही पॉइंट से निकल रहे हों बट एंड पॉइंट्स अलग अलग हों और निकलने वाला बिंदु जो प्रारंभिक बिंदु है वो एक ही हो। तो यहाँ पर अगर आप गौर दें बच्चों, तो ये जो वेक्टर है यहाँ से निकल रहा है, ये वेक्टर इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो इनका प्रारंभिक बिंदु तो एक ही है बट जो अंतिम बिंदु है वो अलग अलग है। और कोई दिख रहा है तुम्हें, इन दो वेक्टरों को लें तो इसका अंतिम बिंदु अलग है, प्रारंभिक बिंदु अलग है, मतलब प्रारंभिक बिंदु इन दोनों के अलग अलग है, इन दोनों के अलग है, इन दोनों के अलग है। तो यहाँ पर यही हमें दिख रहा है। तो सह आदिम जो होंगे सदिश यहाँ पर वेक्टर ए व वेक्टर डी होंगे, क्योंकि इनका जो प्रारंभिक बिंदु है वो एक है और अंतिम बिंदु अलग अलग है। और ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक और अंतिम बिंदु अलग अलग होते हैं उन्हें हम सह आदिम वेक्टर के नाम से, सह आदिम सदिश के नाम से जानते हैं। दूसरा बच्चों समान सदिश। तो समान सदिश के लिए बच्चों क्या होना चाहिए, उनका परिमाण समान होना चाहिए। ठीक है, और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तो हम उन्हें बोलते हैं बच्चों समान सदिश। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि समान सदिश कौन कौन से होंगे, तो ये होंगे बच्चों, देखिए इनकी डायरेक्शन सेम है और परिमाण भी, चूँकि ये स्क्वायर है तो ये आपस में तो बराबर होंगे ही होंगे, तो ये भी समान है। तो बी और डी इनके परिमाण, इनकी अगर हम बात करें तो इनकी डायरेक्शन बच्चों अलग हो गई, और डायरेक्शन अलग हो गई तो समान तो ये हो नहीं सकते, क्योंकि ऋणात्मक हो जाएगा। तो समान सदिश हम कहेंगे बी और डी को, वेक्टर बी व वेक्टर डी इज ए इक्वल वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा है संरेख परंतु असमान। तो तीसरा बच्चों संरेख तो हो, संरेख परंतु असमान हो। तो संरेख होने के लिए पैरेलल होने चाहिए और असमान होने के लिए डायरेक्शन विपरीत होगी, चलेगी। तो अब ये देख लो कि समांतर होनी चाहिए बस वो। अब समांतर ये तो इसके नहीं हो सकता, ये इसके समांतर नहीं हो सकता, समांतर तो अपोजिट साइड्स ही होंगी सिर्फ, और डायरेक्शन डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि उसने कहा है ना असमान हो, समान ना हो, यानी सेम डायरेक्शन में नहीं चलेंगे, इक्वल हो बट डिफरेंट डायरेक्शन के हों। तो देखो बच्चों ये दोनों आपस में इक्वल हैं और डायरेक्शन भी क्या है इनकी डिफरेंट है, देखिए, और पैरेलल है। ये वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर सी एंड डिफरेंट साइड है, तो संरेख हैं बट असमान है, राइट। ये संरेख हैं और असमान नहीं है, ये समान है, तो यह तो लेंगे नहीं, तो फिर क्या होगा ए और सी। तो वेक्टर ए व वेक्टर सी समान है, असमान है लेकिन संरेख है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हमसे पूछे थे, ये तीनों पॉइंट आपके क्वेश्चन नंबर 4 के क्लियर हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5।
सिर्फ बताना है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। नंबर 1, वेक्टर ए तथा माइनस ऋणात्मक वेक्टर ए इज ए समरेख। देखिए ये जो वेक्टर ए और माइनस के वेक्टर ए हैं ये समरेख हैं। तो बिल्कुल समरेख होने के लिए क्या होना चाहिए, समरेख होने के लिए ओनली पैरेलल होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम हो या ना हो चलेगा। तो डायरेक्शन वैसे यहाँ पे इन दोनों की विपरीत है, बट होंगे तो आपस में समान लंबाई के और जो है पैरेलल होंगे, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। तो समरेख ये हैं वेक्टर ए और माइनस के वेक्टर ए समरेख हैं या नहीं। नहीं, हम ये कह नहीं सकते समरेख। उसका रीज़न ये है बच्चों, देखिए अगर कोई एक वेक्टर मान लीजिए ए ये ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, और एक इसका जस्ट जब माइनस ए होगा वो क्या होगा, वो जस्ट इधर होगा। तो डायरेक्शन तो इनकी अपोजिट होगी बट लेंथ तो सेम ही होगी क्योंकि परिमाण तो सेम है ना, ठीक है। तो यस इट इज पैरेलल, समरेख होंगे ये, ठीक है। और समरेख के लिए बच्चों पैरेलल होने चाहिए, तो इट इज ट्रू, राइट, सत्य है बच्चों ये। दूसरा, दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। यानी दो संरेख सदिशों का, दो संरेख सदिश कब होते हैं, जो वो किसी एक ही रेखा के समांतर हों। तो क्या उनका परिमाण समान होगा, तो जरूरी नहीं है, क्योंकि परिमाण समान होने की ना जरूरी नहीं है बच्चों, क्योंकि दो संरेख सदिशों का परिमाण कभी समान नहीं होता। उसका रीज़न ये है कि वो संरेख है तो समांतर तो होंगे लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। तो एक का परिमाण नेगेटिव एक का पॉजिटिव आ सकता है, और जब नेगेटिव पॉजिटिव परिमाण आ गया तो वो समान कहाँ हो जाएंगे, ठीक है। तो इट इज़ फॉल्स, गलत, असत्य। तीसरा, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख हो सकते हैं। यानी दो सदिश संरेख हो सकते हैं यदि उनके परिमाण समान हैं। तो परिमाण समान का मतलब हो गया कि उनकी लंबाई समान हो। तो लंबाई समान होने से ये थोड़ी क्लियर हो जाएगा कि वो संरेख होंगे। संरेख मीन्स कि वो पैरेलल होंगे। मगर कोई दो सदिश हैं उनकी लंबाई समान है तो जरूरी थोड़ी है कि वो समांतर ही हो, ऐसे भी हो सकते हैं। देखो एक मान लीजिए ये है, इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, ये ए बी वेक्टर हो गया, और एक ऐसे जा रहा है। तो बेशक कि ये लंबाई में समान है, बेशक कि ये लंबाई में समान है, परिमाण इनके बराबर हैं, बट डायरेक्शन तो इनकी अलग अलग है। तो पैरेलल तो हम नहीं कह सकते। तो जरूरी नहीं है कि अगर दो वेक्टर के अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हैं तो वो पैरेलल हों, तो ये रॉन्ग है, असत्य होगा। तीसरा पार्ट क्या होगा बच्चों, असत्य होगा। चौथे पार्ट में बच्चों क्या पूछा है, समान परिमाण वाले, परिमाण समान है, दो संरेख सदिश समान होते हैं, सब परिमाण समान है, ओके, और संरेख हैं, इट मीन्स पैरेलल हैं, तो वो समान होंगे। परिमाण समान है, संरेख हैं, तो वो समान होंगे, समान होते हैं, जरूरी नहीं है। परिमाण अगर बराबर है तो परिमाण बराबर है और संरेख हैं मतलब पैरेलल हैं तो समान होंगे, फिर तो ये वाली बात सत्य हो जाएगी, ठीक है। तो पांचवा फिर सत्य ही हो जाएगा क्योंकि इसमें परिमाण समान कह रहा है और संरेख भी हैं, पैरेलल भी हैं और लंबाई भी समान है। और लंबाई समान अगर नेगेटिव चिन्ह आ गया तो नहीं होगी, ठीक है, इसलिए सत्य हो जाएगा आपका। तो कुल मिला के बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो गई। 5 क्वेश्चन थे इसमें, बस सदिश के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया था अच्छे से, तो वो आप समझ गए होंगे क्या सदिश होता है, ठीक है, क्या अदिश होता है। तो इसी के साथ बच्चों आपकी ये एक्सरसाइज समाप्त। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, ओके।